हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। क्या चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मोदी जी ने जो अभी स्पीच दी थी और बोला था कि भैया ये वगैरह वगैरह चीज़ें मत खरीदो, ये सब फ्यूल एनर्जी ये सब वेस्ट मत करो, ऐसा क्यों करा गया था, बात अपन पूरी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। तो जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था कि गोल्ड एंड एनर्जी को आप जितना कम खरीद सको और यूज़ कर सको करो। गोल्ड कम खरीदो एंड एनर्जी कम यूज़ करो। ऐसा क्यों, बात करते हैं इसके ऊपर। देखो, एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, यानी इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट, अभी चाहूँगा गलत लिख दिया यहाँ पर अपना गया है, ठीक है। इंडिया का जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, यानी इंडिया जो बाहर से चीज़ें मंगवाता है वो बाहर जो देता है उससे कम है। इससे क्या हो रहा है, समझते हैं बात को। तो जो पेमेंट होती है, अपन ने ट्रांजैक्शन करा उसकी पेमेंट होगी वो डॉलर में होती है। क्यों भैया डॉलर में ही क्यों होती है, इंडियन रुपये में क्यों होती है? ये स्टार्टिंग से चल रहा है क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ये रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी ऐसी करेंसी जो कि आप हर पेमेंट में यूज़ कर लोगे। जब कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आप यूज़ करोगे, स्टोर करके रखोगे कि हाँ भाई हमने इसको स्टोर करके रखा है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम इसमें ही सब कुछ करने वाले हैं। तो एक रिजर्व करेंसी है, ठीक है, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट भैया, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है समझो। हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट डॉलर के अंदर कर रहे हैं, तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व मतलब कि हमारे पास कितने डॉलर्स हैं, कितने दूसरी करेंसी के पैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, कम से कम हो जा रहे हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? हाँ भैया समझ के क्या चल रहा है। अब जब आपके फॉरेन रिजर्व कम होंगे तो डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। अब डॉलर की जब इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो रुपये की इम्पोर्टेंस कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अपन, $1 भैया किसी वक्त पर 50 रुपये के बराबर था, मगर अब वही डॉलर, क्योंकि हम सारे के सारे ट्रेड क्या कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, और वही डॉलर भैया 70 रुपये का हो रहेगा, क्योंकि डॉलर की भैया वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आ गया? हाँ, अब क्या करें कि भैया रुपये की वैल्यू बढ़ा दे अपन। ऐसा क्या करें, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आसान, समझते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन जो इंडिया की रुपये की वैल्यू बढ़ा सकते हैं वो क्या है भैया, ट्रेड रुपये में हो। अब जब ट्रेड यानी जो हम सेलिंग बाइंग करेंगे वो रुपये के अंदर होगा, तो रुपये की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग भैया रुपये का ही यूज़ करेंगे, रुपये को स्टोर करके रखेंगे, तो रुपये की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, ऐसे कि US डॉलर की बढ़ी है, ठीक है। अब कोई ट्रेड रुपये में क्यों करेगा भाई, एक बहुत सिंपल रीज़न है। अगर आप उसको ऐसा गुड्स दे रहे हो, ऐसा मटेरियल दे रहे हो, ऐसा सामान दे रहे हो जो कि उसको ज़रूरत है और वो केवल आप ही दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भैया मिल्क इंडिया का बहुत है, मगर बाकी कंट्रीज़ का थोड़ा कम है। बेसिकली काउस की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्री का थोड़ी कम काउस है, थोड़ा कम मिल्क होता है, तो इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है मिल्क काउस को। तो यहाँ पर इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज है, काउज बहुत है, एंड वर्ल्ड को ज़रूरत भी है। सेकंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कोई और सप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है ही नहीं, यहाँ भी इंडिया जीत गया। तो यहाँ पर क्या करेगा भैया, वो हम बोल लेंगे इसको भैया पेमेंट हमें रुपये में चाहिए, मना मत खरीदो, तो उसको झक मार के भैया रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा। इससे आपका रुपये का वैल्यू बढ़ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़, हमारे पास भैया ये सब तो है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या रहती है, क्या का सप्लाई चेन
फॉरेन से आ रही है। यानी आप मिल्क बना रहे हो, काउस को मेंटेन कर रहे हो, उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है भैया? वो सब कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि भैया आपको बाहर से कुछ मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आप बना तो खुद का रहे हो, मगर आपका जो सप्लाई बैक एंड चेन है, यानी जो आप इसको बनाने के लिए यूज़ करने वाले हो, वो बाहर से आ रहा है। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है तो वो बोल सकता है भैया हमें तो जो तुम बना रहे हो उसका कुछ पार्ट चाहिए, और ना हम प्राइस बढ़ा देंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? जो बैक एंड सप्लाई चेन है, ठीक है, बैक एंड सप्लाई चेन है, उसको इंडिया को खुद को बनाना पड़ेगा। यानी मटेरियल भी हम बनाएंगे और जो फिनिश्ड गुड होगा वो भी हमारा ही होगा। ये आपकी बात यहाँ पर क्लियर होती है कि इंडिया अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है। एंड मोदी जी ने भैया गोल्ड खरीदने से मना क्यों करा था, ये बात को हम समझते हैं। आप देखो, गोल्ड और फिर एनर्जी इंडिया इंपोर्ट करता है भैया, प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा? रीज़न है इंडिया के पास गोल्ड है ही नहीं। अब इंडिया के पास गोल्ड है ही नहीं तो प्रोड्यूस बहुत कम कर पाता है इंडिया। अब इंडिया प्रोड्यूस कम कर पा रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भैया इंडिया प्रोड्यूस कम कर पा रहा है, गोल्ड की तो ज़रूरत सबको है भैया, तो भैया उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए कौन सी करेंसी का यूज़ करेगा? डॉलर का। फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे, रुपये की वैल्यू गिरती रहेगी, और रुपये की वैल्यू इसलिए बहुत भयंकर गिर रही है, 96-97 पहुँच चुका है। इसलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि भैया गोल्ड कम खरीदो ताकि कम एक्सपोर्ट करना पड़े, इम्पोर्ट। एंड एनर्जी का भी कम यूज़ करो, क्योंकि भैया एनर्जी बेसिकली फ्यूल एनर्जी इंडिया के पास थोड़ी कम है, तो बाहर साउथ ईस्ट वाले कंट्री से मंगानी पड़ती है, जो कि अभी तो कभी काफ़ी एक्सपेंसिव भी है एंड कभी भी सप्लाई बंद हो सकती है। ठीक है, अब मैंने बात कर दी थी कि भैया बैक एंड चेन आपकी खुद की होनी चाहिए। इसको अपन बोलते हैं भैया कैप्टिव कैपेसिटी, यानी कि जो आप फिनिश्ड गुड बना रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सब कुछ करने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी आप खुद ही बना रहे हो। वरना अगर आप उसको खुद नहीं बना रहे तो भैया क्या प्रॉब्लम आ सकती है? दूसरी कंट्री भैया बोल रहे हैं हम तो भैया 50% टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, हम आपको देंगे ही नहीं। आप हमें भैया कुछ पार्ट दो इसका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? कैप्टिव कैपेसिटी पे फोकस करना चाहिए, यानी जो हमें चाहिए वो हम खुद ही डेवलप करें। इसका मतलब जो चाहिए खुद डेवलप करो, दैट्स इट। जो चाहिए वो खुद डेवलप कर लो। अब अपन बात करने वाले हैं भाई कि कैप्टिव कैपेसिटी तो करनी है, कैप्टिव कैपेसिटी करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या प्लांट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। अब फॉर एग्जांपल स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, समझ गए, वी एग्री विद दिस थिंग। पैसा कहाँ से आएगा? मनी कहाँ से आएगा भैया? अब मैं बताता हूँ मनी कहाँ से आएगा। देखो, जो आप एक प्लांट बनाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, इससे आपको गवर्नमेंट देगी भैया इंसेंटिव, अब फिर कहूँ सब्सिडीज, यानी गवर्नमेंट को छूट दे देगी, कुछ पैसा दे देगी, कुछ लोन दे देगी। ठीक है भैया, ऑल गुड। अब क्या हुआ भैया? गवर्नमेंट का पैसा आ कहाँ से रहा है? अब गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है भैया टैक्सेस से। जो हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वहीं से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है भैया, अब एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसेंटिव है, सब्सिडीज़ है, केवल बिग कंपनीज को मिलता है कि भैया किसी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी है, बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया है, उसको भी आप दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, लोन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। मगर जो स्मॉल फैक्ट्रीज है,
स्मॉल इंडस्ट्री है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भैया बिग प्लेयर्स के लिए तो कुछ है, लेकिन जो स्मॉल प्लेयर्स है जो कि ग्रो करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो एक बुरा मार्केट का हेड बना रखा है और हेड को सारा फ़ायदा मिल रहे हैं, तो उसके पूरे सारे नीचे कंपोनेंट्स हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट की। एक चीज़ अपने पास है कि भैया जो गवर्नमेंट के पास पैसा है ना भाई वो लिमिटेड है। मनी विथ गवर्नमेंट इज लिमिटेड। मनी गवर्नमेंट के पास जो है वो लिमिटेड है। तो अगर भैया वो XYZ जगह लगा रहे हैं पैसे को, तो वो ABC जगह नहीं लगा पाएंगे कि पैसा तो लिमिटेड ही है। पैसा तो भैया 1 करोड़ ही है मान के चलते, तो यहीं पर लगा पाएंगे भैया। अब क्या करें, यहाँ पर आपका भैया रोल आता है प्रायोरिटीज़। ठीक है, मतलब कि भैया इंडिया गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि भैया इंडिया के लिए इस वक्त पर क्या इम्पोर्टेंट है, XYZ चीज़ या फिर ABC चीज़। उनको लग रहा है भैया ABC चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ABC के ऊपर इंसेंटिव और सब्सिडी दे देंगे, XYZ इम्पोर्टेंट है, XYZ को दे देंगे। इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक थ्योरी है, थ्योरी क्या कहती है भैया, वो थ्योरी कहती है कि भैया एक्सपोर्ट करोगे, सॉरी रूपी की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम होती रहेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन आता है क्यों, थ्योरी क्या सच में सही है? बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात यार, रूपी की वैल्यू अगर गिरती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे क्यों? बहुत आसान, देखो रूपी की वैल्यू गिर गई तो जो आपकी फॉरेन कंट्री है, वो भैया इंडिया से गुड्स परचेज करती है। गुड्स परचेज कर लिया, ओ भाई मज़ा आ गया। अब क्या हुआ, क्योंकि वैल्यू रुपये की गिरी हुई है, तो जो इंडिया के जो गुड्स बन रहे हैं वो चीप है। तो भैया फॉरेन कंट्री को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि भैया गुड्स तो बहुत चीप है, हम तो खरीद लेते हैं गुड्स को, क्या मज़ा आ गया भैया। तो चीप गुड्स खरीद सकते हैं, बाद में शायद उसको कहीं बाहर बेच ही सकते हैं। इसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये 3 चीज़ समझो। ये मान लो X कंट्री है, Y कंट्री है, Z कंट्री है। एंट्रीपोर्ट ट्रेड के होते समझा रहा करना। Y कंट्री ने X कंट्री से सामान परचेज करा, ठीक है, सामान परचेज कर लिया, मगर Y कंट्री ने Z कंट्री को सामान बेच दिया, क्या करके, लेबर लगा दिया खुद का। तो मान लो Y कंट्री ने X कंट्री से टी परचेज करा, मगर फिर उस पर अपना लोगो लेबल लगा करके दूसरे कंट्री को बेच दिया। इसी को बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। यानी आप खुद से कुछ नहीं बना रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, उस पर अपना कुछ हल्का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एंड उसको वापस कर दिया, वहाँ पर वापस भेज दिया प्रॉफिट। इसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। आई होप तुम्हें एंट्रीपोर्ट ट्रेड समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया रियलिटी क्या है, क्या ये सच में सही है, ये थ्योरी बिल्कुल सही है? नहीं, बिग नो। मैं बताता हूँ क्यों। देखो ये एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, यानी हाँ बुक में अच्छी लगेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, रियल लाइफ में देखेंगे, ये बिल्कुल फेल हो जाती है। रीज़न क्या है इसके बीच में, इसके पीछे मैं बताता हूँ। देखो रियलिटी क्या हो रही है भैया, पिछले 14 सालों में, लास्ट 14 ईयर्स, रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करी है बाय 60%।
लास्ट 14 सालों से भैया 60% वैल्यू गिरी है रुपये की, बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इस थ्योरी के हिसाब से वैल्यू तो गिर रही है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए। हाँ, मगर जब हम स्टैट्स देखते हैं तो जो एक्सपोर्ट्स आपके 24% थे वो गिर करके 21% आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर ये थ्योरी 100% फेल होती है। तो मतलब ये थ्योरी हमेशा ही गलत है? नहीं, ये कई हद पर सही भी होती है। एग्जाम्पल अपन लेंगे वियतनाम का। वियतनाम की भैया जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कह रहे हैं कि जो वियतनाम की करेंसी है उसकी वैल्यू हर साल गिर रही है, हर साल 3% से गिर रही है। तो क्या उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं? हाँ, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ भी रहे हैं। हर साल से 3% डी वैल्यू हो रही है करेंसी, मगर इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ भी रहे हैं। इसके एक्सपोर्ट्स 14% से बढ़ रहे हैं। तो वैल्यू 3% से गिर रही है, एक्सपोर्ट 14% से बढ़ रहे हैं। तो भैया ये तो बिल्कुल सही है। मगर जब हमने इंडिया का केस देखा तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्या सही है क्या गलत है ये समझो, मैं बताता हूँ। इसका बहुत बेसिक आसान सा रीज़न ये है कि भैया इंडिया की वैल्यू गिर रही है, नो डाउट, बट एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि भैया प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि भैया वैल्यू गिर रही है। एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि जो आप बना रहे हो उसका जो बैक एंड सप्लाई चेन है वो आपकी खुद की नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। देखो, इंडिया भैया कुछ बना रहा है, फॉर एग्जांपल कार बना रहा है, तो उसका जो मटेरियल आ रहा है वो इंडिया का खुद का नहीं है, वो भैया चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भैया यूएसए से एक्सपोर्ट कर रहा है, वो रशिया से एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी भैया खुद के पास मटेरियल नहीं है, वो भैया बैटरी मंगा रहा है, टायर मंगा रहा है, इंजन मंगा रहा है किसी और कंट्री से, बस उसको असेंबल करके भैया कार बना दे रहा है। अब भैया इस पे आने में भैया टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, इस पर सेम लगेगा, इस पर सेम लगेगा, तो प्राइस तो वैसे ही बढ़ गई। कोई बंदा उसको क्यों खरीदेगा? मगर वियतनाम में क्या है भैया, जो वो बना रहा है उसका रॉ मटेरियल भी वो ही बना रहा है, यानी रॉ मटेरियल भी उसका, फिनिश गुड भी उसके, तो जो बेचेगा वो भी उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि भैया खरीदने वाला भी मतलब वो खरीदे, जो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो भी इसका है, फिनिश गुड भी उसका है, तो जो वो बना रहा है वो भी उसका, जो वो बेचने वाला है वो भी इसका, तो फ़ायदा उसका। ठीक है। अब बात करते हैं पहली प्रेडिक्शन के बारे में। 3 प्रेडिक्शन है अपने पास यहाँ पर। फर्स्ट प्रेडिक्शन क्या है कि भैया जो $1 है उसकी वैल्यू 150 रुपये के बराबर होने वाली है। हाँ, यानी $1 150 रुपये पहुँचने वाला है। अभी अराउंड 96 97 अराउंड ऐसा कुछ है। तो ऐसा क्यों होगा? रीज़न वही है, सप्लाई, बैक एंड सप्लाई चेन है ही नहीं। ठीक है। अब भैया आपने ये कहा था कि एक चीज़ कहा कि सप्लाई चेन नहीं है, समझ में आ गया। गोल्ड की बात करते हैं। आप गोल्ड का क्या कर रहे हो भैया? एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। रिड्यूस क्यों नहीं कर रहे? इंपोर्ट कर रहे हो, डॉलर प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू कम हो रही है, इसी की वजह से। ये अपन को बिल्कुल समझ में आ गया। सोच लो, अभी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, गोल्ड को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? ये गवर्नमेंट सब उनको सवाल पूछना चाहिए। भैया गोल्ड तो एक सेट के अंदर ही तो होगा कि भैया गोल्ड कितना है भैया, हाँ बस 5 किलो गोल्ड में 5 किलो गोल्ड निकाल लिया अपन ने। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ चाइना का। चाइना के पास भी स्पेसिफिक गोल्ड था,
मगर चाइना ने क्या करा, इनोवेशन करा, बहुत एडवांसमेंट करा, रिसर्च करी, उनको भैया मिला अंडर वाटर सी गोल्ड बिगेस्ट अंडर वाटर गोल्ड सी माइन मिली है चाइना को। तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी चाहिए भैया, क्या, एक्सप्लोरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब यह क्वेश्चन आता है कि इंडिया को ग्रो कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए कि भैया इंडिया ग्रो कर जाए। बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इंडिया ग्रो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें बात करते हैं इसके ऊपर। क्या, पहली चीज़ एक्सप्लोरेशन, बताया जस्ट अभी मैंने, एक्सप्लोरेशन। सेकेंड चीज़ रिप्लेसमेंट। क्या मतलब, एक्सप्लोरेशन समझ में आ गया कि भैया अगर यहाँ से नहीं निकल रहा, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से निकाल लो। एक्सप्लोर करो कि कहाँ से निकाल सकते हो। या गोल्ड का निकालने का तरीका क्या है, माइन से निकालोगे। मगर चाइना ने क्या करा, भैया हम तो अंडर वाटर रहेंगे, सी के अंदर रहेंगे, वहाँ से गोल्ड माइन निकालेंगे, निकाल लिए, बिगेस्ट गोल्ड माइन निकाल लिए। ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया में नहीं हो रहा, बट ये बहुत कम स्केल पर हो रहा है। अभी शायद थोरियम या फिर ऐसा कुछ था मटेरियल, उसके लिए भी ऐसा कुछ अभी करा है कि उसकी माइन ढूंढी है जस्ट अभी। तो भैया वहाँ पर ऐसा एडवांसमेंट और से और करने चाहिए। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें यहाँ पर एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब एलपीजी का क्या है भैया, शॉर्टेज है। तो अब क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसका रिप्लेसमेंट यूज़ करो। इसका रिप्लेसमेंट क्या, इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ कर सकते हो। क्योंकि एलपीजी इंडिया के पास कम है, क्योंकि इंडिया के पास है ही नहीं, इंडिया एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। इंडिया के एक लिमिटेड अमाउंट है, बाकी वो एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के पास है, उसका पास कोल भी है, वाटर भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो व्हाई नॉट गो फ्रॉम एलपीजी टू इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स अ बिग थिंग इंडियन गवर्नमेंट शुड सी। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट जब काम करती है, जब इंडिया की हालत खराब हो जाती है। तो भैया इंडियन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि काम ही जब करते हैं जब भैया पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भैया काम करते क्यों नहीं है, बहुत सिंपल रीज़न है। पहला, बैकलैश मिलता है कि भैया मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये इसको हार्म कर रहा है, इस कम्युनिटी को हार्म कर रहा है। तो काम ढंग से करने देते ही नहीं है। अगर करना चाहे तो फिर बहुत बैकलैश मिलता है, तो बंदी कर देते हैं। नेक्स्ट, आप कोई काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट करोगे, उसमें 3, 4, 5 साल तो लगते हैं, और 5 साल में तो गवर्नमेंट चेंज ही हो जाती है। तो उसके अंदर ही भैया कि हमने शुरू किया था वो कर देगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगा, जो भी है उसके अंदर काम नहीं करते। तो प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर। इसलिए भैया ये 2 रीज़न है कि बैकलैश बहुत मिलेगा, शोर शराबा बहुत होगा, एंड नेक्स्ट थिंग कि भैया बहुत टाइम लग जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट ही आ जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक, और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री भी है, उसको ऑपरेट करना
बहुत बहुत मुश्किल काम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया के बारे में, इंडिया की ग्रोथ के बारे में, क्या इंडिया ग्रोथ तभी करेगा जब रिप्लेसमेंट होगा और एक्सप्लोरेशन होगा और सप्लाई बैक एंड चेन। ठीक है, इंडिया की प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया कि इंडिया है ना कंज्यूमर कंट्री बनता जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर कंट्री, मैं बताता हूँ। खरीदता है, केवल खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा? बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बैक एंड सप्लाई चेन है ही नहीं, बाहर से करना पड़ रहा है सब कुछ, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो यूएस इकोनॉमी थी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो बराबर थी किसके? यूरोप इकोनॉमी। पूरे यूरोप की इकोनॉमी यूएसए के बराबर थी, मगर 2008 का भैया क्या आया? डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। उससे क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो 2008 का डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उससे ये हुआ कि भैया जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो 70% हो गई यूएस इकोनॉमी की। यहाँ पर बराबर थी, मगर 2008 के डिप्रेशन के बाद यूरोप की इकोनॉमी 70% हो गई यूएसए की इकोनॉमी की, यानी यूरोप की इकोनॉमी गिर गई। क्यों? यूएसए की क्यों नहीं गिरी? बहुत सिंपल रीज़न है। यूरोप इकोनॉमी सर्विस इम्पोर्टर है, यानी इनके पास खुद का कुछ नहीं है, ये सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं, सर्विस इम्पोर्ट करते हैं। तो भैया वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि डिप्रेशन आ गया। यूएस का खुद का सप्लाई बैक एंड चेन था कि भैया हमारे पास खुद का सब कुछ है, हम तो कर लेंगे, तुम यहाँ रह जाओगे। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर भयंकर वाली। ठीक है, ठीक है। अब इंडिया का भी सेम हाल हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो सर्विस इम्पोर्टर। इंडिया खुद सर्विस इम्पोर्टर है, तो जब इंडिया खुद सर्विस इम्पोर्टर है, खराब बात क्या है भैया? खराब बात क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल इंडिया सर्विस इम्पोर्ट कर रहा है, एग्जाम्पल चैट जीपीटी की सर्विस इम्पोर्ट कर रहा है। चैट जीपीटी इंडिया का थोड़े ना, बाहर का है। हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया, तो जो पैसा जाएगा वो बाहर यूएस की कंट्री में जाएगा, उनको फ़ायदा, इनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, मगर यहाँ से इंडिया से पैसा जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। तो ये प्रॉब्लम ये है कि भैया इंडिया के पास खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। कैसे करके? एक्सप्लोर करो, रिप्लेस करो। नेक्स्ट वी हैव करेंसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। मैंने बता दिया था एक बारी, फिर से बता देता हूँ। करेंसी स्ट्रॉन्ग कैसे करें? देखो, करेंसी का स्ट्रॉन्ग करने का तरीका वही है कि कंट्री आपसे खरीदे, रुपी में ट्रेड होए, तो रुपी में ट्रेड होना चाहिए। अगर रुपी में ट्रेड हुआ तो करेंसी की स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी। ये होगा कब? देखो, आप कुछ ऐसा बनाओ जिसकी डिमांड हो और केवल आप ही बनाते हो, डिमांड भी हो, आप भी बनाते हो, ऐसा कुछ बनाओ। ठीक है, और ऐसा तभी बनेगा जब आपके पास बैक एंड सप्लाई चेन होगी, एंड नेक्स्ट चीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत होगा। तो भाई बैक एंड सप्लाई चेन भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तब आप क्या कर पाओगे? डिमांड पे खड़े उतर पाओगे एंड
वही चीज़ एक्सपोर्ट करोगे जो कि वर्ल्ड को ज़रूरत है, तो भैया रुपये में ट्रेड होगा, रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। रुपये की वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी कि आपके पास डॉलर, रुपये में अगर ट्रेड नहीं भी हुआ तो डॉलर आपके पास आएगा एंड फॉरेन रिजर्व करेंसी बढ़ेगी, आपका जो डॉलर टू इंडिया का रेशियो है वो कम होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से वही बात करूँगा सप्लाई चेन की। बांग्लादेश कंट्री नाम सुना है? हाँ भैया सुना है। तो भैया बहुत ख़राब हालत है इस कंट्री की, मगर जो इनके एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया से ज़्यादा है। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ क्लोथिंग इंडस्ट्री की। आप अभी भी जाके देखोगे कपड़ों पे, काफ़ी सारे कपड़ों पे होता है भैया मेड इन बांग्लादेश। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल रीज़न है। क्या? तो भैया बांग्लादेश का बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी है, इंडिया से भयंकर टेक्नोलॉजी है। इंडिया है कर है या कॉटन या सिल्क या मशीनरी, हम उसको कर लेते भैया इसको इम्पोर्ट कर लेते भैया। मगर बांग्लादेश क्या कर रहा है भैया, मिल भी हमारी होगी, मशीनरी भी हमारी होगी, क्लॉथ का मटेरियल भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा ही होगा। तो जब सब कुछ हमारा ही है, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसको बाहर बेच सकते हैं आराम से। अगर इंडिया में सब कुछ बाहर से आ रहा है, प्राइस कभी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। इसलिए इंडिया यहाँ पर फंस जाता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वाई आर इंडियंस स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है, वाई इंडिया स्ट्रगलिंग डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल आसान रीज़न है, इंडिया क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि भैया पूरा प्रॉब्लम है इंडिया में, हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्यों हो रहा है ऐसा, बताता हूँ। जो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है भैया, यहाँ के स्पेंड्स है वो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है बात करते हैं जस्ट अभी। स्पेंड बढ़ रहे हैं मगर इनकम वही की वही है, फिर घट रही है। या फिर स्पेंड्स जिस गति से बढ़ रहे हैं, इनकम उस गति से नहीं बढ़ पा रही। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, क्यों नहीं बढ़ पा रही भैया इनकम आपकी, स्पेंड्स क्यों बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, बात करते हैं। भैया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है मान लिया, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, तब भी भैया हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? रीज़न सिंपल है, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बट नॉट फास्ट इनफ। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, बट इतना फास्ट नहीं है कि हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। बात करते हैं तो क्या हो रहा है भैया, फास्टेस्ट ग्रोइंग लेकिन नॉट फास्ट इनफ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और फास्ट ग्रो करना पड़ेगा। यानी कि भैया
पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्ट्रगल कर रहा है इंडिया, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा। यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस चीज़ का। तो अब भैया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है महंगाई, इन्फ्लेशन, बात करते हैं। ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो आपका इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है 2 से 3% के बीच में, ठीक है। मगर हमें ऐसा को लग रहा है कि हम पुअर होते जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसको हम कहते हैं भैया कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड CPI। सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, डिफरेंस ऑफ प्राइस ऑफ गुड वन फॉर द फर्स्ट ईयर माइनस प्राइस ऑफ गुड टू फॉर द सेकेंड ईयर। यानी भैया एक गुड वन है, यानी कोई भी गुड ले लो, भैया हमने कोई भी गुड ले लिया, ठीक है, उसका प्राइस पिछले साल 100 रुपये था, इस साल 110 रुपये हो गया। तो भैया जो प्राइस अभी है उसको माइनस करते हो पिछले साल के प्राइस से, विल गेट द इन्फ्लेशन। सिंपल है, यहाँ पर इन्फ्लेशन कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया। अब इसको मेज़र करने का है ना भैया, एक चीज़ और कि कभी भी ना इन्फ्लेशन के नंबर पे मत मानना। डोंट बिलीव इन इन्फ्लेशन नंबर्स। इन्फ्लेशन के नंबर में कभी बिलीव मत करना, ठीक है। वो भैया अलग ही तरीके से नापे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट से नापे जाते हैं, CPI से नापे जाते हैं। बात समझते हैं, CPI क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, सिंपल समझो क्या हो रहा है। देखो इंडिया में 2011 के वक्त पर 298 299 चीज़ों को है ना एक लिस्ट करा गया या ग्रुप बनाएगा कि हम इसके प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसको अपन देखेंगे कि भैया इतना इतना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, अब अपन देखेंगे भैया इसमें इतना फ़र्क आ रहा है, इस प्राइस में इतना फ़र्क आ रहा है, इसका इन्फ्लेशन इतना है, उसका इन्फ्लेशन इतना है। अब प्रॉब्लम क्या थी भैया, इन तो 200-300 चीज़ 298 299 चीज़ें रखी थी, इसमें भैया देखा होगा कि फूड का जो एक्सपेंस है 45-46%। यानी इंडिया जो मेन खर्चा कर रहा है वो किस पे कर रहा है, फूड पे कर रहा है। बट हमने यहाँ भी ये देखा कि भैया बहुत सारी मेन इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री, लाइक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इसमें थी ही नहीं। तो हमें ये तो पता लगा कि भैया इंडिया मेन खर्चा कर रहा है फूड पर, बट इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री जो अभी भयंकर खर्चे कर रही है, भयंकर ग्रो कर रही है। भैया टेलीकॉम इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है ही नहीं, पेट्रोल वाली इंडस्ट्री है ही नहीं। अब पेट्रोल तो भैया अलग ही लेवल का इन्फ्लेशन पहुंच रहा है, मगर यहाँ क्या देखने वाले अपन, फूड का। फूड में फॉर एग्जांपल प्याज है, प्याज का कितना भैया कितने रुपए से बढ़ रहा है प्याज, 4 रुपये से बढ़ रहा है भाई प्याज। तो इन्फ्लेशन कितना, 4 रुपये का इन्फ्लेशन है बस। बट जो मेन खर्चा है वो किसका है, टेलीकॉम का, आपके लॉजिस्टिक्स का, आपके एजुकेशन का, वो तो इसमें है ही नहीं। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि CPI के हिसाब से क्या करते हैं भैया कि भैया CPI तो भैया केवल 2-3% इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि प्याज के दाम तो केवल 2-4 रुपये से बढ़ रहे हैं। तो भैया आपकी सैलरी भी भैया 2-3% से बढ़ाएंगे बस। बट इसमें वो खर्चे तो है ही नहीं, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, जो कि मेन खर्चा है, जो कि मेन बढ़ रहा है, ये सब इंक्लूड करे ही नहीं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक, अगर मैं शॉर्ट में बिल्कुल समराइज करूँ, सैलरी आर नॉट दैट हाई टू मीट इन्फ्लेशन। यानी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ा ही नहीं जितनी एग्जैक्ट इन्फ्लेशन बढ़ी है। नेक्स्ट,
एक चीज़ और, यहाँ पर एक सजेशन, यहाँ पर एक सॉल्यूशन क्या है भैया इस चीज़ का समझते हैं, इसको सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है भैया इस चीज़ का कि आप गरीबी इन्फ्लेशन है ना, अलग अलग मेज़र करो। मतलब क्या, पुअर के लिए अलग मेज़र करो, मिडिल क्लास के लिए अलग मेज़र करो, रिच के लिए अलग मेज़र करो, तीनों के लिए भैया अलग अलग करो। पुअर का मेन खर्चा क्या है, फूड, ट्रांसपोर्ट, मिडिल क्लास का क्या है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रिच का क्या है, अलग अलग इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब। तो अलग अलग खर्चे से अलग अलग इनकम बढ़ाओ, अलग अलग CPI मेज़र करो। CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भैया PLF। ये PLF क्या है, बात समझो। व्हाट इज PLF? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, PLF फुल फॉर्म पीरियोडिक लेबर फोर्स। ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है मेज़र करने के लिए क्या, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर। ये तीनों चीज़ को मेज़र करने के लिए अपना है। तो अब एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पर भी एक बंदा है राज, यहाँ पर एक बंदा है अक्षय। ये दोनों ही बंदे भैया हैं अपनी लेबर। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक भैया बंदा आया, बोला भैया 1 घंटे का कुछ काम है, आपको कुछ नहीं करना, हमारा घर का एक रूम साफ करना था बस। ये आता है, अक्षय को बोलता है भैया चलो आप मेरे घर पे चलो, ये रूम साफ करवाना है। 1 घंटे का काम था। तो जो PLF है उसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया अक्षय तो भैया एम्प्लॉयड है, चाहे तो वो 1 घंटे के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो एम्प्लॉयड है, मगर राज अनएम्प्लॉयड है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भैया अक्षय भी अनएम्प्लॉयड ही था, तो उसको 1 घंटे के लिए काम मिल गया। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर वक्त उसको काम मिलते रहेगा, हर दिन काम मिलते रहेगा, नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है PLF के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिडिक्शन के बारे में। नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या है भैया, समझो। मेजॉरिटी पीपल वोंट बी एबल टू हैव अ हाउस। भैया मेजॉरिटी पीपल के पास कोई घर ही नहीं होने वाला, ऐसा क्यों बात करते हैं। देखो इंडिया में क्या चाहिए भैया, बहुत इम्पोर्टेंट, सिंपल है, घर चाहिए, महंगे होने चाहिए, है ऐसा नहीं। हमें क्या चाहिए होता है, घर सस्ते होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, मगर लैविश होने चाहिए। लैविश होना चाहिए, एकदम बिल्कुल आलीशान घर होना चाहिए, एक्सपेंसिव घर की तरह दिखना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, रियल एस्टेट। बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। बात करते हैं रियल एस्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो देखो रियल एस्टेट में पैसा कहाँ से आ रहा है, बात समझना। इन्वेस्टमेंट हो रही है, पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ ब्लैक मनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भैया इन्वेस्टमेंट की। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर क्या होता है भैया, जो कि NRI है,
व्हाट आर NRI? NRI भैया मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया, यानी जो इंडिया के बॉर्न है लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। NRI लोग हैं, क्या करते हैं भैया, यह इंडिया में प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही है, क्या कर रहा हूँ भैया मैं, पैसा बहुत है, बस इंडिया में थोड़ी बहुत सस्ती मिल रही है, दुबई इन सब से, मैं क्या कर रहा हूँ भैया, दुबई में ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँगा पैसों की रियल एस्टेट में, क्योंकि पता है भैया रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो भैया मैंने तो घर खरीद लिया, हाउस खरीद लिया, अब क्या हुआ, जो घर खरीदा होगा वो एक महंगे दाम में खरीदा होगा, क्योंकि भैया अब US UAE उनसे तो सस्ते दाम में ख़रीदा होगा, लेकिन वैसे महंगा दाम खरीदा होगा, क्योंकि बिल्कुल लेविश सा घर खरीदा होगा। अब ये जो घर है भैया, क्या कहे, वेकेंट हाउस। वेकेंट क्यों भैया, ये वेकेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, वो जो रहने वाला है वो तो NRI है, बाहर रहता है भैया, उसने पैसे डाल दिया इसके अंदर कि भैया मेरे को बाद में कभी ज़रूरत होगी मैं तो बेच के इसको ले लूँगा। अभी एम्प्टी है, क्या करेगा, रेंट पे दे देगा भैया, लेकिन अब वो रेंट करेगा भैया हाई, क्यों भैया, उसने तो भैया 5 करोड़ का घर खरीदा है, वो ये थोड़ा नहीं कि भैया महीने के 5,000 रुपये ले रहे, वो लेगा 20,000 रुपये, इसने भैया इन्वेस्टमेंट करी इतनी भयंकर, रिटर्न के लिए भैया कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, बस यही बात थी। भैया समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट क्या चल रही है, हमें समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट में क्या चल रहा है पूरा खेल, ठीक है। इसी चीज़ को अपन कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से आती है इसी को अपन कहते हैं रेमिटेंस, यानी इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आती है, तो बाहर बहुत पैसा उनके पास, क्या करते हैं, शेयर बाज़ार में पैसा लगा देंगे, अभी भैया रियल एस्टेट में पैसा लगा देंगे, यही 2 ऑप्शन है उनके पास। नेक्स्ट अपने पास ब्लैक मनी। अबे ब्लैक मनी मतलब, ब्लैक मनी ऐसा कि बाकी काला पैसा है, क्या करोगे, काले पैसे को दो के रख दोगे भैया, क्या है तो घर में छुपा के रख दोगे भैया, हमारे बहुत पैसा है, हम घर में अलमारी में छुपा के रख रहे हैं, रसोई में छुपा के रख रहे हैं, पर कितना रख लोगे, तो क्या करते हैं भैया, अब कैश बैंक में डिपॉजिट कर नहीं सकते, मतलब बैंक पूछेगा इतना कैश कहाँ से आ गया भैया, तो होता ही है कि जो ब्लैक मनी है उसको अपन डिपॉजिट कर देते हैं रियल एस्टेट में। मान लो ये 1 करोड़ का घर है, 50 लाख रुपए तो भैया चेक में दे देगा, बैंक में दे देगा, ऑफिशियल तरीके से दे देगा, लेकिन बाकी जो 50,000 रुपये हैं वो देगा कैश के अंदर। भैया अब जो आपका बिल्डर है वो एक्सेप्ट करेगा कैश, बहुत आसान रीज़न है, देखो 1 करोड़ का घर था, 50 लाख इस तरीके से पेमेंट करेगा, 50 लाख ऑफिशियल चेक बैक में, ये कैश, यानी इसका कोई लिखा जोखा नहीं है कि यार लिखा है हमने, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई लिखते नहीं है। अब भैया इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा है, ऑफिशियल है, इस पर भैया बिल्डर को देना पड़ेगा टैक्स, जितना भी टैक्स है, मगर ये तो इलीगल है, कैश में दिया है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है पैसा दिया है, तो भैया वो कोई टैक्स नहीं देगा, उसको 50 लाख रुपए खुद रख लेगा भैया। तो फिर भैया ब्लैक मनी पूरा ही कैश में चेक में दो, नहीं, इसमें फ़ायदा भी है। पहली बात तो भैया बैंक में इतना वैसा खर्च दे नहीं सकते, सेकंड फ़ायदा क्या भैया, आज जब 50 लाख रुपये पूरा कैश दोगे उसको तो वो तुम्हें डिस्काउंट दे देगा भैया कुछ नहीं, भैया 1.25 करोड़ का घर था तो भैया तुम्हें 1 करोड़ में दे देगा घर, उसका भैया 25 लाख का नुकसान हो गया, मगर उसने यहाँ से भी टैक्स से बचा भी लिया काफ़ी पैसे, इस तरीके से। तो ब्लैक मनी को डिपॉजिट करने के लिए बहुत शानदार जगह है रियल एस्टेट, ठीक है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट एक मिथ था
कि जो इसका जो प्राइस है, रियल एस्टेट का प्राइस है, वो डिपेंड करता है एरिया पर, सैलरी पर, इनकम पर। क्योंकि इस एरिया के अंदर लोगों की सैलरी है ही 50,000 रुपये, तो यहाँ पर भी 5-5 करोड़ के घर बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई ख़रीदेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल मिथ है कि भैया जो आपका रियल एस्टेट है घर, आपका भैया वहाँ का इनकम क्या है, कितनी सैलरी मिल रही है, क्या एरिया है, उसको देख के बनाया जाता है। सब नहीं होता। क्यों नहीं होता? समझो बात को। यहाँ पर भैया सब कुछ खेल है डिमांड का। अगर उस एरिया में, बिल्कुल रूरल एरिया में डिमांड आ रही कि भैया हमें घर चाहिए, एक बंदा बहुत अमीर है, वो 3 घर खरीदेगा 5-5 करोड़ के, बना देंगे वो लोग। उनको क्या? अब अगर कुछ आएगी भैया मैं तो वहाँ ब्लैक मनी भी डिपॉजिट करना चाहता हूँ, वहाँ भी बना देंगे। तो पूरा रोल है डिमांड एंड सप्लाई का। लोग डिमांड कर रहे हैं, वो सप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया, अपने पास जो NRI मनी आ रहा है, यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा बाहर से आ रहा है, क्या वो अच्छा है इंडिया के लिए? बात करते हैं। देखो, एसेट यूज़ नहीं हो रहे तो फ़ायदा क्या? उसने क्या करा भैया? इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट करा, यहाँ पर घर खरीद लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि घर खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं। तो क्या हो रहा है भैया? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेंट बढ़ रहा है, तो ये वेकेंट हाउस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये तो ख़राब है अपने लिए थोड़ा बहुत ना। तो भैया जो इससे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं। लोगों को चाहिए अफोर्डेबल घर, मगर यहाँ पर क्योंकि डिमांड आए जा रही है, तो वो महंगे घर बनाए जा रहे हैं, अफोर्डेबल घर बन ही नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। और सेकेंड चीज़, रेंट का भी फ़र्क पड़ता है। रेंट भी होगा तो भैया वैसे घर नहीं ले पाएंगे। इसलिए भैया प्रोडक्शन 2 बहुत सारे लोगों का सपना होता घर नहीं हो पाएगा, कि अफोर्डेबल घर बन ही नहीं रहे। इससे उनका फ़ायदा ही नहीं है। उनको 5-5 करोड़ में बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको ब्लैक मनी मिल रहा है, कैश में पैसे मिल रहे हैं, तो वो वाला घर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो भैया इंडिया में इन्फ्लेशन इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि भैया NRI इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर रियल एस्टेट, जहाँ वो रहते भी नहीं हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश कंबोडिया, यहाँ पर क्या हो रखा है भैया? समझो बात, मैं आपको बताता हूँ। NRI है भैया, वो लोग यहाँ पर रहते भी नहीं है, प्रॉब्लम तो है। तो ब्रिटिश कंबोडिया जैसे कंट्री ने क्या कर दिया भैया, यहाँ पर बोलता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर पैसा कुछ इन्वेस्ट करोगे, आप पे लगा देंगे भैया टैक्स, आप पे लगाया जाएगा भैया, आप पे NRI टैक्स लगा देंगे, तो आप खरीद नहीं सकते। मगर ये सब इंडिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? बहुत सिंपल है। जो कि बिल्डर्स है, जो कि रियल एस्टेट के लोग हैं, उनका बैंकर कनेक्शन होता है या पॉलिटिशियन से, मनी से, पावर से, इन सब से। तो भैया वो चाहते ही नहीं ऐसा कुछ हो, इसलिए होता ही नहीं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन, व्हाट हैपन्स इन रियल एस्टेट does not remain in real estate। और जो रियल एस्टेट में हो रहा है वो केवल रियल एस्टेट में ही नहीं रहता। मतलब समझाता हूँ। देखो, रियल एस्टेट में जो भी कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट केवल रियल एस्टेट पे नहीं आने वाला, उसका इम्पैक्ट भैया पूरी इकोनॉमी पर आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल भैया आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए आपको भैया क्या खरीदना पड़ेगा? स्टील खरीदना पड़ेगा। स्टील को लाने के लिए लॉजिस्टिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका अपने ऑयल रिफाइनरी, स्टील इंडस्ट्री, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए कहते हैं सब। ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में भैया ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ 6 करोड़ वेकेंट हाउसेज है, और ये प्रॉब्लम इंडिया में भी आ सकती है। तो क्या करना चाहिए भैया?
देखो बहुत आसान है, इंडिया में प्रॉब्लम ना आए क्या करें। एक चीज़ होती है हर इंसान के पास छत हो। अगर हम फोकस करते हैं भैया हर इंसान के पास छत हो, तो हम क्या करेंगे भैया, हम बोलेंगे अपने बिल्डर्स को भैया अफोर्डेबल घर बनाओ, सब कुछ अफोर्डेबल करो, फिर तो भैया रियल एस्टेट क्रैश हो जाएगी। बट क्योंकि भैया अफोर्डेबल घर बनाने पड़ेंगे ना, हर इंसान के पास छत हो, इसको करने के लिए हमको अफोर्डेबल घर बनाने पड़ेंगे, एंड अफोर्डेबल घर बनाने के चक्कर में रियल एस्टेट डूब जाएगा। बट अब जब क्रैश होगा सबका पैसा भी डूब जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया बिल्डर्स के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, पॉलिटिशियंस का कनेक्शन, पावर, पैसा, सब कुछ होता है, तो ऐसा होता ही नहीं कभी। तो भैया अब एक क्वेश्चन अपने सामने आता है कि वाई इज़ द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया हाई। यानी भैया इंडिया में अगर किसी को धंधा करना है तो भैया उसके कॉस्ट हाई क्यों है। बात करते हैं भैया, इसका सिंपल सा रीज़न है भैया एडेड कॉस्ट। एडेड कॉस्ट मतलब कि भैया हम बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ हमें भैया कुछ और पैसा भी लगाना पड़ता है, कुछ एक्सपेंस भी करना पड़ता है। उसी एक्सपेंस में क्या क्या एक्सपेंस आ जाते हैं भैया, लॉजिस्टिक आ गया भैया, टैक्सेस आ गया, फिर लॉजिस्टिक में यानी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप, पूरे बिजनेस को संभाल रहे हो भैया, तो भैया इसमें लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्ट देखा अपन ने भैया, फ्यूल बहुत खर्च होगा, उसके प्राइस तो भैया भयंकर तरीके से हाइक कर रहे हैं भैया। नेक्स्ट टैक्सेस, पर टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टैक्सेस, GST, इनकम टैक्स, अलग अलग टैक्सेस है, तो वहीं पर भैया आपका इंडियन बिजनेसमैन हार जाता है। अब भैया इंडिया के बिजनेसमैन को भैया कुछ फ़ायदे भी नहीं मिलते। क्या फ़ायदे नहीं मिलते? नो रिबेट, नो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब क्या, यानी भैया कोई भी छूट नहीं मिलती, रिबेट नहीं मिलता, और इनकम टैक्स रिटर्न मतलब कि भैया आपने टैक्स दिया, 18% GST दिया, लेकिन जब आप बिजनेस करोगे तो आप भैया बाद में उस टैक्स को एडजस्ट कर सकते हो। यानी आप 18% टैक्स आपने जो अभी दिया है, बाद में आप बिजनेस के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, आपका 18% का फ़ायदा हो जाएगा उससे, यानी कि आपको भैया कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, इन शॉर्ट बताऊँ तो आफ्टर ऑल, ठीक है। मगर ये इंडिया में भैया नहीं कर रहे फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, तो ये करना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं भैया कि एक क्वेश्चन भी आता है भैया, वाई फॉरेन एक्सपोर्टर्स बेटर देन इंडियन एक्सपोर्टर्स। भैया फॉरेन एक्सपोर्टर्स की हालत इंडियन एक्सपोर्टर्स से अच्छी क्यों है? देखो फॉरेन के अंदर क्या होता है भैया, इंडिया के अंदर क्या होता है, देखो एक रूल है, एक चीज़ है क्रॉस सब्सिडाइजेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया तो क्या होता है अभी, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, डोमेस्टिक, कमर्शियल। तो डोमेस्टिक के अंदर भी आपको सब्सिडीज़ भी मिलती है, आपको भैया कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, तो यहाँ पर जो आपका रेट पर यूनिट है वो कम होता है, और तो कॉमर्शियल के अंदर भैया पैसा चूस लेते हैं, भैया पैसा बहुत लेते हैं, तो आपके यहाँ पर रेट पर यूनिट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है भैया। अब फॉरेन के अंदर क्रॉस सब्सिडाइजेशन नाम का कुछ नहीं है, नहीं भैया, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आपसे भैया पैसा नहीं लेगा, तो यहाँ पर तो भैया यहाँ पर बिजनेसमैन का वैसे ही खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, मगर फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर कभी फॉरेन एक्सपोर्टर से कॉम्पीट कर ही नहीं पाते, ठीक है भैया। तो मतलब कि भैया यहाँ पर केवल नुकसान हो रहा है उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फॉरेन पे जब जाएंगे सेम ग्राउंड होगा, तो भैया इनका पहले नुकसान था, इनका कोई नुकसान ही नहीं है, तो ये बाजी मार लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है
थ्योरी का नाम क्या है भैया? फ्रॉग बॉइलिंग वाटर थ्योरी। अभी फ्रॉग बॉइलिंग वाटर थ्योरी है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है भैया। इंडिया में अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं हर एक चीज़ के अंदर, उसको समझने के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं भैया फ्रॉग बॉइलिंग थ्योरी के बारे में। क्या होता है भैया, या आप मान लो एक जगह है, कोई भी पॉन्ड ले लो, कोई भी जगह ले लो, यहाँ पर भी एक क्या है भैया, टर्टल है, एक फ्रॉग है, तो उसके पानी को भैया गर्म कर देते हैं। अब धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, तो भैया उस फ्रॉग को पता लग ही नहीं रहा क्या हो रहा है, मगर एक वक्त पर भैया पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो बाहर नहीं आ पाएगा एंड वहाँ पर मर जाएगा। सिमिलर चीज़ क्या हो रही है इंडिया के अंदर, धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के प्राइसेस अगर ना कभी 90 रुपये थे, तो भैया अब उसको 93 कर देंगे, 93 को भैया 94 कर देंगे, उसको 98 कर देंगे, ऐसे कर करके भैया 120 ले आएंगे। अब ये कर रहे हैं भैया इंडिया, और इससे पता भी नहीं लगता भैया अभी 3 रुपये तो बढ़े, 1 रुपये तो बढ़े, 2 रुपये तो बढ़े, 4 रुपये तो बढ़े, मगर भैया अगर 90 से भी डायरेक्ट 120 कर देते तो या फिर इंडिया की जनता भैया आवाज़ उठाती, ठीक है। मगर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे भैया पानी के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया एडेड कॉस्ट। अपन भैया एडेड कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि भैया एडेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर एडेड कॉस्ट को हटा देता हूँ, एडेड कॉस्ट रिमूव, देखो अगर हमने एडेड कॉस्ट को रिमूव कर दिया ना, तो भैया केवल फ्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है भैया आपके फ्यूल के ऊपर, उससे इंडिया भैया साल का 13 लाख करोड़ कमाता है। तो अगर भैया ये हटा देंगे एडेड कॉस्ट, एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल, केवल फ्यूल की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया का 13 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा। मगर भैया सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स जो बढ़ेंगे उसका फ़ायदा कर लेंगे, मगर कोई गारंटी नहीं ना कि भैया एक्सपोर्ट से अपन को फ़ायदा होगा ही होगा। हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भैया 13 लाख करोड़ तो गए, साथ में ये भी गया, इसलिए ये रिस्क लेते रहेंगे। मगर हाँ एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि भैया ये जो 13 लाख करोड़ है उसकी वैल्यू को थोड़ा कम करें, थोड़ा कम टैक्सेस ले, एडेड कॉस्ट थोड़ी कम कर दें, ये ज़रूर कर सकते हैं, ठीक। अब भैया एक क्वेश्चन आता है कि भैया लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंडिया इतना बढ़िया देश है इंडिया भाई, तो भैया लोग फिर बाहर क्यों जा रहे हैं, दुबई क्यों जा रहे हैं? एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक दुबई का पायलट है और एक इंडियन पायलट, तो दुबई का पायलट है भैया वो उड़ाता है आपका वाइट बॉडी प्लेन, और जो इंडिया का एक पायलट है वो उड़ाता है आपका नैरो बॉडी प्लेन। तो इसमें आपको क्या मिलता है भैया, हाई इनकम होती है, पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर भैया लो इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर भैया दुबई के अंदर इनकम टैक्स है ही नहीं, मगर भैया इंडिया के अंदर इनकम टैक्स भर के भैया, तो भैया यहाँ पर हाई इनकम भी है और साथ ही साथ भैया लो टैक्स भी है। भैया यहाँ पर लो इनकम भी है प्लस हाई टैक्स भी है। तो भैया कोई बंदा फिर इंडियन पायलट क्यों बनना चाहेगा अगर उसको दुबई में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? इसलिए भैया लोग दूसरे देश जाना पसंद करते हैं, ना कि इंडिया, क्योंकि यहाँ पर भैया टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, पैसे कम मिलते हैं इसलिए, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं एक और थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी है भैया अपनी सी टर्टल थ्योरी। व्हाट इज सी टर्टल थ्योरी? इसके अंदर क्या होता है, देखो एक मदर
टर्टल होती है, उसके कई सारे बच्चे होते हैं। तो अपने बच्चे को जब थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं, ताकि भैया चाइल्ड टर्टल जब थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, उनको पूरे सी के अंदर भैया छोड़ देती है, कहीं भी जाओ। इनकी खासियत होती है कि ये अपने आप भैया जहाँ से आए थे वहीं के वहीं लौट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ से लौटते हैं तो भैया वो ग्रोन अप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं भैया। अब ये सेम चीज़ करता है भैया चाइना। चाइना बहुत इंटरेस्टिंग केस समझो। चाइना क्या कर रहा है, अपने लोगों को बाहर भेज रहा है, क्योंकि भैया चाइना के पास भैया क्यों अपना रिसोर्सेज खर्च करे, क्यों अपनी टेक्नोलॉजी खर्च करे, क्यों अपने रिसोर्सेज खर्च करे, बाहर भेजता है कि बाहर जाओ, मैच्योर हो, ग्रोन अप हो जाओ, क्या करो, टेक्नोलॉजी का वहाँ की यूज़ करो, वहाँ का भैया रिसोर्सेज चूज़ के ले आओ एंड उसको वापस से चाइना में ले आओ। तो भैया जब सब लोग बाहर जा ही रहे हैं, तो भी दुबई की तरह लोग इंडिया के लोग जैसे बाहर जाते हैं दुबई के अंदर, फिर लौटते नहीं हैं, चाइना में क्यों लौट जा रहे हैं, मैं बताता हूँ। 3 रीज़न है भैया, चीज़ों को समझते हैं। पहली क्या भैया, सब्सिडी इतनी मिलती है उनको, सब्सिडी बहुत हर जगह मिलती है, सब्सिडी हाउसेज मिल गए, सब कुछ मिल गया, सब्सिडी बहुत मिलती है। नेक्स्ट उनको टैक्स ब्रेक्स बहुत मिलते हैं, टैक्स ब्रेक उनको बहुत मिलते हैं। नेक्स्ट उनको रिसर्च के लिए, अगर आपको इतना बिजनेस खोलना है तो आप कुछ खोलना चाहते हो, उनके लिए उनको ग्रांट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। इसलिए भैया चाइना के लोग वापस अपने देश आ जाते हैं। और इंडिया के अंदर भैया क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लोग बाहर जा रहे हैं मगर इंडिया के अंदर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, यहाँ पर लौट जा रहे थे। प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी है। इंडिया को भैया ये सब देना पड़ेगा, क्योंकि भैया वरना लोग लौटेंगे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसी चीज़ को कि भाई चाइना कैसे बाहर के लोगों को यहाँ पर लाने में कामयाब हो चुका है। देखो, एक बहुत फेमस पॉलिश साइंटिस्ट है, जानुस, उनका नाम है जानुस, ठीक है भैया। वो बहुत 3 टाइम नोबेल प्राइज़ नॉमिनी रह चुके हैं, उनका नाम 3 बार नोबेल प्राइज़ में आ चुका है भाई। ये ना US और कनाडा के भैया बिगेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड भी जीत चुके हैं। लेकिन चाइना भैया इनको भैया चाइना के अंदर लाने में कामयाब हो चुका है, उनको प्रोफेसर बना चुका है चाइना के अंदर। चाइना ने भैया ये सब कर दिया है, वाई नॉट इंडिया। अब इंडिया की बारी है कि भैया लोगों को वापस बुलाए। और भैया क्या है, ये सब इंडिया के टाइम पे हो चुका है? हाँ, हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त पर भैया ऐसा हो चुका है। एक इंसान थे वर्जिस कुरियन्स, उनको भैया बहुत पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा उनको आराम से, और उनको वापस इंडिया में बुलाया, और इन्होंने इंडिया में आकर के भैया अमूल बना दिया। तो अब पहले हो चुका है, तो अब क्यों नहीं कर सकता इंडिया? ये सवाल उठाने की बेहद ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस। अरे माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। तो ये माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस है क्या। देखो, माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या, ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनी, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं भैया। देखो, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, पेपर्स नहीं है, और उनका ऐसा होता है कि भैया ये लोग पैसे नहीं देंगे, इनका क्रेडिट स्कोर बहुत नीचे होता है। उनको भैया पैसे देता है माइक्रो फाइनेंस के बड़े बड़ी फर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे बंधन बैंक्स, ठीक है, बंधन फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा इनका। ये भैया यही इन लोगों को जिनका कोलेट्रल नहीं, कोलेट्रल यानी कि ऐसी बैंक कर लेगा भैया, पैसा आपको लोन दे देगा, मगर वो बोलेगा कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो आप हमें कोलेट्रल दे दो, यानी आपकी पेपर दे दो, कुछ और दे दो, ताकि हम उनको बेच करके अपने पैसे रिकवर कर सकें।
पेपर नहीं होते कुछ कि आधार कार्ड नहीं है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, पैसे नहीं देंगे, तो उनको भैया कौन लोन देता है? बंधन फाइनेंस। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब भैया यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार क्या करते हैं, यहाँ पर क्लब बना देते हैं कि भैया 3-4 लोगों को भैया क्लब कर देते हैं, और क्या होता है भैया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कौन सा समझते हैं भैया? 3-4 बंदे थे, एक बंदे ने लोन नहीं दिया, भैया मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, कैसे दे सकता हूँ? तो भैया तो बाकी 2-3 लोग जो बचे हैं वो उसके पैसे चुकाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्लब कर चुके हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि भैया अगर एक बंदा पैसे देने में नाकामयाब होता है तो दूसरे बंदे को चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इंडिया में एक चीज़ और नहीं होती, लोन वेव्स यानी कि लोन माफी। बैंक्स ये भी कर सकते हैं, अगर भैया कोई ज़रूरतमंद है वो पैसा नहीं दे पाता तो ये भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, प्रिडिक्शन 3। अब बात करते हैं अपने प्रिडिक्शन 3 के बारे में। प्रिडिक्शन 3 क्या कहती है भैया कि AI केवल IT सेक्टर की जॉब नहीं खाएगा। IT सेक्टर की जॉब तो खाएगा, मगर बहुत सारे सेक्टर की जॉब खाएगा। ये प्रिडिक्शन नंबर 3 है कि केवल IT सेक्टर की जॉब नहीं खाएगा भैया, हर एक सेक्टर की जॉब खाएगा। ये बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। तो अगर तुम AI का ढंग से यूज़ नहीं करते तो भैया ये आपकी हर एक जॉब खा जाएगा, केवल IT सेक्टर नहीं, हर सेक्टर। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक बात समझते हैं कि IT सेक्टर के भैया केवल 60 लाख लोग ही काम करते हैं। पॉपुलेशन वाइज IT सेक्टर भैया बहुत छोटा है। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है व्हेन इट कम्स टू द टर्म ऑफ इकोनॉमी। GDP बहुत पैसे लगा आपको देता है, मगर भैया केवल 60 लाख लोग, 140-145 करोड़ की जनता के अंदर केवल 60 लाख लोग ही भैया IT सेक्टर के अंदर है। तो क्या केवल 60 लाख लोगों की जॉब जाएगी? नहीं, बाकी सारे सेक्टर की भैया अलग अलग सेक्टर की जॉब जाएगी। एंड ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपन को AI का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज़ के अंदर भैया लेबर रोबोट आ रहे हैं, यानी भैया रोबोट AI आ रहा है तो क्या आपका सारा काम कर देगा। ठीक है, और इसी की वजह से हो रहा है भैया मास ले ऑफ्स। इसी की वजह से मास ले ऑफ हो रहा है, यानी कि भैया बहुत बड़े बड़े नंबर के अंदर भैया लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो आपको AI को चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब अपन भैया अपने सेशन के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अब अपने आपको इस पूरे सेशन से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तुम्हें समझनी चाहिए, वो बताने जा रहा हूँ। टॉप 3 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ भैया, यूज़ AI का चैटबॉट क्लाउड। ये इनका यूज़ करो अपने लेबोरियस वर्क को, यानी जो आप काम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको यूज़ करो, इस AI का यूज़ करो उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, जो काम जो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आप केवल गधा मजदूरी कर रहे हो, वो काम इससे करवाओ। ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, रीड साउथ पोस्ट चाइना मॉर्निंग पोस्ट। एक न्यूज़पेपर है चाइना का, इसमें भैया बताते हैं कि अलग अलग इनोवेशन क्या हो रहा है चाइना में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, बेसिकली चाइना में क्या चल रहा है, क्या क्या अलग अलग इनोवेशन लिया भैया, उड़ती हुई गाड़ी लिया भैया, अलग अलग चीज़ें लिया है। वो उसके अंदर पता लगता है, ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को भैया बहुत एनहेंस करेगा कि भैया क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट, लर्न
टू यूज़ AI, बी 40x प्रोडक्टिव। ये AI का यूज़ करना सीखो एंड 40% प्रोडक्टिव आप हो जाओगे अपने काम के अंदर। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। दैट्स मी पर थैंक यू वेरी मच।